Good morning students, myself Rajeshwari Devi Rathod, Assistant Professor in History. आज हम नेपोलियन का अंतिम भाग लेंगे, नेपोलियन का साम्राज्य, पतन एवं पटाक्षेप। सबसे पहले ले रहे हैं पुर्तगाल पर अधिकार 1807। पुर्तगाल और ब्रिटेन के मध्य आर्थिक और राजनीतिक संबंध काफ़ी गहरे थे। पुर्तगाल ने महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने से मना कर दिया। नेपोलियन ने स्पेन के साथ मिलकर पुर्तगाल पर अधिकार करने की योजना बनाई। फ्रांस और स्पेन की संयुक्त सेनाओं ने अक्टूबर 1807 में पुर्तगाल पर आक्रमण कर दिया और दिसंबर 1807 को उन्होंने पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया। अगला है स्पेन पर अधिकार 1808 एवं प्रायद्वीपीय युद्ध 1808 से 1814। पुर्तगाल पर अधिकार के बाद नेपोलियन ने अपने मित्र स्पेन के राज्य पर अधिकार करने की योजना बना डाली। स्पेन में फ्रांस के बुर्बो राजवंश की ही एक शाखा के राजा चार्ल्स चतुर्थ का शासन था, लेकिन वह एक अक्षम तथा भ्रष्ट शासक था। चार्ल्स चतुर्थ का लड़का फर्डिनेंड अपने पिता की हरकतों का विरोधी था और स्पेन की जनता में लोकप्रिय था। नेपोलियन ने इस पारिवारिक कलह के लाभ उठाने की योजना बनाई। साम दाम दंड भेद सब प्रकार की नीतियां अपनाकर नेपोलियन ने चार्ल्स चतुर्थ तथा फर्डिनेंड को स्पेन का सिंहासन छोड़ने के लिए राजी कर लिया। स्पेन की खाली गद्दी पर नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को आसीन कर दिया। नेपोलियन की उपयुक्त गतिविधियों से स्पेन की जनता रुष्ट हो गई, लेकिन स्पेन में पहली बार उसे एक गंभीर राष्ट्रीय जनाक्रोश का सामना करना पड़ा। नेपोलियन द्वारा पोप का अपमान किए जाने से असंतुष्ट कैथोलिक ईसाइयों ने भी स्पेन की जनता का साथ दिया। इस प्रकार स्पेन में राष्ट्रीयता की भावना तथा धार्मिक उन्माद, ये दो बड़ी शक्तियां नेपोलियन के विरुद्ध खड़ी हो गईं। स्पेन पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए नेपोलियन को स्पेन वासियों के साथ एक लंबे समय 1808 से 1814 तक संघर्षरत रहना पड़ा और इसी युद्ध को प्रायद्वीपीय युद्ध अर्थात पेनिनसुलर वॉर के नाम से जाना जाता है। स्पेन की राष्ट्रवादी सेना ने जोसेफ बोनापार्ट की सेना को बेलन नामक स्थान पर परास्त कर दिया। जोसेफ बोनापार्ट, जिसका एक सप्ताह पूर्व ही राज्याभिषेक हुआ था, राजधानी छोड़कर भाग गया। इंग्लैंड ने भी ऐसे अवसर पर स्पेन वासियों की सहायता के लिए वेलेस्ली के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी पुर्तगाल की ओर रवाना कर दी। वेलेस्ली ने 3 सप्ताह के अंतर्गत संपूर्ण पुर्तगाल को फ्रांसीसी आधिपत्य से मुक्त करवा दिया। नेपोलियन स्पेन वासियों को सबक सिखाने के लिए 2 लाख सैनिकों के साथ स्वयं स्पेन पहुंचा और 1 माह के संक्षिप्त अभियान के दौरान सारी बाधाओं को हटाकर उसने मैड्रिड पर पुनः अधिकार कर लिया। उसने जोसेफ बोनापार्ट को पुनः स्पेन की गद्दी पर बिठा दिया और ब्रिटिश सैनिकों को स्पेन से भगा दिया, लेकिन नेपोलियन की यह सफलता अस्थायी सिद्ध हुई। 1809 के आरंभ में यूरोप के अन्य हिस्सों की समस्या के संदर्भ में भी नेपोलियन को स्पेन छोड़कर जाना पड़ा। 1812 में वेलिंगटन के नेतृत्व में ब्रिटेन एवं स्पेन की सम्मिलित सेनाओं ने फ्रांसीसी सेना को परास्त कर दिया, स्पेन की राजधानी मैड्रिड पर अधिकार कर लिया तथा जोसेफ बोनापार्ट एवं फ्रांसीसियों को वहां से भगा दिया। स्पेन का अनुभव नेपोलियन के लिए दुखद एवं हताशपूर्ण रहा। नेपोलियन ने स्पेन के अनुभव से उसकी सैनिक अपराजयता की मिथ को और भी जोड़ दिया और उसके पतन के लिए उसके शत्रुओं को आशान्वित कर दिया। स्वयं नेपोलियन का कथन है कि स्पेन के अल्सर यानी नासूर ने मुझे बर्बाद कर दिया। अगला है ऑस्ट्रिया पर नेपोलियन की चतुर्थ विजय, अप्रैल 1809। ऑस्ट्रिया में भी राष्ट्रीय भावनाएं जोर पकड़ने लगी थी। ऑस्ट्रिया के शासक फ्रांसिस ने 1809 में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। नेपोलियन इस समय स्पेन में था। वह अपनी सेना के साथ आया और ऑस्ट्रिया की सेना को परास्त करके उन्हें वापस लौटाने के लिए मजबूर कर दिया। नेपोलियन ने आगे बढ़ते हुए वियना में प्रवेश कर लिया और 1809 को ऑस्ट्रिया की सेना ने वियना के निकट एस्परन के युद्ध में नेपोलियन की सेना को पराजित कर भागने के लिए विवश कर दिया। नेपोलियन पुनः नई सैनिक टुकड़ियों के साथ आया और वेग्राम के युद्ध 1809 में उसने निर्णायक रूप से ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ऑस्ट्रिया ने पराजय के बाद फ्रांस के साथ वियना की संधि 1809 पर हस्ताक्षर कर दिए। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग राजवंश, जो यूरोप के अत्यंत प्रतिष्ठित राजवंशों में से एक था, के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी लुइसे से विवाह कर लिया। नेपोलियन ने इस संबंध से एक राजवंशीय प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली।
नेक्स्ट है रूस पर आक्रमण 1812। रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम और नेपोलियन के मध्य 1810 के बाद मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई। रूस मूलतः एक कृषि प्रधान देश था और महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करने से उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था तथा इस कारण रूस में जन असंतोष भी पनप रहा था। इस स्थिति से परेशान होकर जार ने रूस में महाद्वीपीय व्यवस्था के क्रियान्वयन को आंशिक रूप से शिथिल कर दिया। नेपोलियन इस बात से अत्यधिक नाराज हुआ और उसने रूस पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। रूस को सबक सिखाने के लिए नेपोलियन ने मित्र राष्ट्रों के सहयोग से एक बड़ी सेना का गठन किया और जून 1812 में नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण कर दिया। नेपोलियन शत्रुओं को परास्त करने की धुन में आगे बढ़ता गया। दोनों सेनाओं के मध्य बड़ा घमासान एवं रक्ततापूर्ण युद्ध हुआ और नेपोलियन की बड़ी संघर्षपूर्ण विजय हुई। नेपोलियन ने मॉस्को पर अधिकार कर लिया। अगला है जर्मनी में स्वतंत्रता का युद्ध 1813। फ्रांस के अधीन जर्मन रियासतों के संघ में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो रहा था और जर्मनी के देश नेपोलियन के आधिपत्य से स्वतंत्र होना चाह रहे थे। प्रशिया ने जर्मन राष्ट्रों के मुक्ति आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। रूस ने भी प्रशिया के साथ संधि करके इस आंदोलन में सहयोग देने के लिए रूसी सेना को भेज दिया। प्रशिया ने मार्च 1813 में नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। नेपोलियन ने पुनः 2 लाख सैनिकों की एक सेना गठित कर ली तथा प्रशिया एवं रूस की सेनाओं को लुटेजन 2 मई 1813 तथा बॉट्जेन 20 मई 1813 के युद्धों में परास्त कर दिया। ऐसे समय पर ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक ने नेपोलियन के समक्ष युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा जिसे उसने स्वीकार कर लिया। इसका कारण यह था कि नेपोलियन इस अंतराल में फ्रांस एवं इटली से और अधिक सैनिक टुकड़ियां जुटाना चाहता था, लेकिन यह अंतराल नेपोलियन के लिए घातक सिद्ध हुआ क्योंकि इस दौरान ग्रेट ब्रिटेन ने प्रशिया तथा रूस के साथ मिलकर फ्रांस के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे का गठन कर लिया था। युद्ध विराम के प्रस्ताव के पश्चात ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक ने यूरोप में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से नेपोलियन के समक्ष शांति समझौते का प्रस्ताव रखा, लेकिन नेपोलियन मेटरनिक की बात को अस्वीकार कर दिया और ऑस्ट्रिया भी प्रशिया और रूस के साथ फ्रांस के विरुद्ध संयुक्त गठबंधन में शामिल हो गया। नेक्स्ट राष्ट्रों का युद्ध अक्टूबर 1813। अक्टूबर 16 से 19 1813 के मध्य लिप्जिंग नामक स्थान पर 3 दिवसीय युद्ध हुआ जिसे राष्ट्रों के युद्ध यानी बैटल ऑफ द नेशंस के नाम से जाना जाता है। लिप्जिंग के इस युद्ध में नेपोलियन को ऑस्ट्रिया, रूस एवं प्रशिया की संयुक्त सेनाओं से युद्ध करना पड़ा। नेपोलियन इस युद्ध में बुरी तरह परास्त हुआ। राष्ट्रों के युद्ध में पराजय के बाद फ्रांस के बाहर नेपोलियन का साम्राज्य दाश के पत्तों की तरह बिखर गया। जर्मन राष्ट्रों के राइन संघ को भंग कर दिया गया। इंग्लैंड स्वतंत्र हो गया। ऑस्ट्रिया ने वेनेशिया और स्विट्जरलैंड पर अधिकार कर लिया। नेपोलियन के पास अब फ्रांस का केंद्रीय साम्राज्य बचा था। नेक्स्ट है फ्रांस पर मित्र राष्ट्रों का संयुक्त आक्रमण 1814। 1814 में 3 मित्र राष्ट्रों रूस, ऑस्ट्रिया एवं प्रशिया की संयुक्त सेना ने फ्रांस पर विभिन्न दिशाओं से आक्रमण कर दिया। नेपोलियन बहादुरी के साथ मित्र राष्ट्रों की सेनाओं से युद्ध करता रहा, लेकिन अंत में उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। 31 मार्च 1814 को मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने पेरिस पर अधिकार कर लिया। नेपोलियन ने मित्र राष्ट्रों के साथ फाउंटेनब्लू की व्यक्तिगत संधि कर ली, जिसके अनुसार उसने फ्रांस के सिंहासन पर अपना एवं अपने परिवार का अधिकार त्याग दिया। बदले में उसे एल्बा के छोटे से द्वीप का राज्य दिया गया। एल्बा में नेपोलियन 10 महीने तक रहा। मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस की गद्दी पर बूर्बो राजवंश के लुई 18वें को आसीन कर दिया। नेक्स्ट है नेपोलियन की वापसी, 100 दिन का शासन एवं वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815। फ्रांस में अभी भी नेपोलियन के नाम का जादू था। लुई 18वें की गतिविधियों से ऐसा लगने लगा था कि वह कुलीन सामंतों एवं धर्म गुरुओं के विशेषाधिकार उन्हें वापस लौटा सकता है। अतः कृषक वर्ग एवं मध्यम वर्ग फ्रांस की गद्दी पर बूर्बो राजवंश की वापसी से प्रसन्न नहीं था। नेपोलियन ने स्थिति से लाभ उठाने का निश्चय किया। नेपोलियन एल्बा द्वीप से रवाना हुआ और 1 मार्च 1815 को फ्रांस के दक्षिणी तट पर कैंस नामक स्थान पर उतरा। नेपोलियन ने कैंस से पेरिस की ओर प्रस्थान किया। नेपोलियन ने फ्रांस की सैनिक टुकड़ियों से उसे सहयोग देने के लिए अपील की। एक के बाद दूसरी रेजिमेंट नेपोलियन के साथ जुड़ती गई।
और नेपोलियन का फ्रांस की जनता, विशेषकर कृषकों ने बड़े उत्साह से स्वागत किया। 20 मार्च को नेपोलियन पेरिस पहुंचा और उसने ट्यूलेरिस के राजभवन पर अधिकार कर लिया। लुई 18वां वहाँ से भाग गया और बेल्जियम चला गया। नेपोलियन पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया। उसका यह शासनकाल बहुत सीमित अवधि के लिए रहा। इसे उसका 100 दिन का शासनकाल 20 मार्च 1815 से 29 जून 1815 कहा जाता है। नेपोलियन द्वारा सत्ता के पुनः अधिग्रहण का समाचार पाकर वियना में एकत्र मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधि हतप्रभ रह गए। मित्र राष्ट्रों ने पुनः अपनी संगठित सेना नेपोलियन के विनाश के लिए भेजी। बेल्जियम में वाटरलू के प्रसिद्ध मैदान में नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के मध्य 18 जून 1815 रविवार को अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ। नेपोलियन की सेना बुरी तरह परास्त हो गई। नेपोलियन भी भागकर पेरिस आ गया। 7 जुलाई 1815 को मित्र राष्ट्रों ने पुनः पेरिस पर कब्जा कर लिया और वृद्ध लुई 18वें को पुनः फ्रांस की गद्दी पर आसीन कर दिया। नेपोलियन ने 15 जुलाई 1815 को आत्मसमर्पण कर दिया। नेपोलियन को निर्वासन की सजा देकर फ्रांस से बहुत दूर दक्षिण अटलांटिक सागर में अवस्थित सेंट हेलेना के द्वीप में भेज दिया गया। 6 वर्ष बाद वहां 5 मई 1821 ईस्वी को 52 वर्ष की अवस्था में उदर के कैंसर के कारण नेपोलियन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार इतिहास के एक चमत्कारी व्यक्तित्व का अंत हुआ। नेक्स्ट है नेपोलियन का मूल्यांकन। यह निर्विवाद है कि नेपोलियन इतिहास के महान, अत्यंत प्रतिभा संपन्न सेना नायकों में से एक था। वह युद्ध की कला में निपुण था और बहुत कम लोगों ने नेपोलियन की तरह युद्ध की सूक्ष्मताओं एवं जटिलताओं को समझा होगा। उसके अधिकांश सैनिक अभियान सैनिक रणनीति के आदर्श उदाहरण थे। युद्ध के मैदान में नेपोलियन अदम्य शक्ति, असीमित आत्मविश्वास तथा गहरी अंतर्दृष्टि का परिचय देता था। नेपोलियन एक महान सेनानायक एवं विजेता ही नहीं था, वह अत्यंत मेधावी एवं कुशल प्रशासक भी था। उसने फ्रांस की क्रांति के द्वारा आरंभ किए गए अनेक सुधार कार्यों को आगे बढ़ाया और उन्हें सुदृढ़ रूप प्रदान किया। नेपोलियन द्वारा लागू की गई कानून संहिता ने फ्रांस के सभी नागरिकों की कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत की पुष्टि कर दी। नेपोलियन अत्यधिक महत्वाकांक्षी एवं अहंकारी व्यक्ति था। उसका धर्म उसकी महत्वाकांक्षा थी और उसका सत्य उसका अपना अहंकार। अपनी सैनिक महत्वाकांक्षाओं के बलबूते पर यद्यपि उसने फ्रांस को 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में कीर्ति के शिखर तक पहुंचा दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने फ्रांस के लगभग 10 लाख व्यक्तियों की आहुति दे डाली। अंत में फ्रांस को अपयश एवं अपमान ही झेलना पड़ा। नेपोलियन में अहंकार एवं गर्व की भावना इतनी प्रबल थी कि अपनी शक्ति का लाभ उठाते हुए उसने स्वयं को फ्रांस के सम्राट पद पर प्रतिष्ठित कर लिया और इस प्रकार फ्रांस में राजतंत्र को पुनः स्थापित कर दिया।